अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब सलाम काजी फाइज ईसा साहब ने भी भिजवा दी फैसल वावडा साहब को शो कॉज। लेकिन फैसल वावडा साहब मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में अपेयर होके कह रहे हैं कि वो अब भी अपनी बात पर कायम है, उन्हें कोई नदामत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है और किसी पर पर्सनल अटैक उन्होंने नहीं किया। लेकिन पर्सनल अटैक नहीं किया, इंस्टीट्यूशन को अटैक किया। हाँ, वो उन्होंने कहा है कि मैंने तो डिटेल्स मांगी थी बाबर सत्तार साहब के हवाले से, तो उस पे मेरा हक बनता है 19A के तहत कि मुझे वो मालूमात फराहम की जाए। मैंने क्या किया इससे बढ़कर, लेकिन मुझे प्रॉक्सी कहा गया तो उस पर तो मुझे साबित करना चाहिए जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं प्रॉक्सी हूँ और मुझे इस पे सबूत चाहिए क्योंकि मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रऊफ़ हसन साहब और दीगर नामवर शख्सियात टाउट कह के मुखातिब करते रहे हैं जज साहिबान को, चीफ जस्टिस साहिबान को, लेकिन उस पर सो मोटो नहीं हुआ और मुझे बुला लिया गया है। ये नज़र करम मुझ पर क्यों हुई? और बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्हें भी आप बुलाएं। तो सिर्फ फैसल वावडा साहब नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी एक शो कॉज कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि समाअत हो गई है 5 जून तक मुलतवी, ट्रांसक्रिप्ट आएगा और इन दोनों शख्सियात से जवाब तलब किया गया कि आपको क्या शिकायत है, आप आएँ अदालत के मुंह पर बताएं। और काजी साहब जो हैं वो तातीलात पे चले गए हैं, 18 से 22 मई तक उन्होंने एक समिट में शिरकत के लिए जाना है। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से इंसाफ पसंद जज उनको फैसल वावडा साहब ने सलाम पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है और बड़ा खुशी का इजहार किया कि उनकी अदालत में जाएंगे। बात यह कि दलिया पर जो इस वक्त अटैक आ रहा है, काजी साहब अपने कंडक्ट से उसको रोक पाएंगे? आई थिंक दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। अब बात यह जी कि अदलिया पे पहले तो नून लीग अटैक कर रही थी जी कि जजेस जो हैं वो सारे इमरान के हक में हैं या मेजॉरिटी इमरान के हक में है और साकिब निसार से लेकर नवाज शरीफ के खिलाफ रहे हैं और डिस्क्वालीफाई भी किया जी और 5 साल उन्होंने सजा भी भुगती। एक तरफ तो ये इल्ज़ाम था उन पे, अब जो नए इल्ज़ाम लग रहे हैं वो 2 किस्म के लग रहे हैं। एक तरफ तो PTI वाले जब उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। जब ये फैसला आया है काजी साहब का जी, निशान वापस लेने वाला, निशान वापस लेने वाला, तो ठीक ठाक उन्होंने जी बहुत कुछ कैंपेन चली, हाँ, सोशल मीडिया पर। कंटेम्प्ट तो मेरा ख्याल है बड़ा कमज़ोर लफ्ज़ है, उन्होंने तो गाली गलौज जी। अच्छा, अब कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये नहीं कहा जा सकता कि हमें क्या पता किसने क्या कहा, वो सब कुछ था सामने और जो क्राइम एजेंसीज़ हैं वो विदिन 24 आवर्स आपको बता सकती हैं कि ट्विटर के ऊपर किसने क्या कहा और उसको बुलाया जा सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं, छुपी हुई बात तो होती नहीं है कुछ। अब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट की क्लैश आ रही है जी। और जो इस्टेब्लिशमेंट की, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की B टीम जो है वो अब शुरू हो गई है जजेस के ख़िलाफ़, क्योंकि जजेस जो हैं वो फिर अपना बायस जो है वो इमरान खान साहब की तरफ दिखा रहे हैं। तो इस पर अब तलाल चौधरी भी कूद गए हैं, वो तो देन ही इज़ नॉट PTI, वो तो PMLN है। अच्छा, वो क्यों कूद गए हैं वो भी एक फिर सवाल खड़ा हो जाता है, मैं उसकी तरफ आऊँगा बाद में। तो एक्चुअली हकीकत ये है कि जुडिशरी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। बहुत से इसके रीज़न्स हैं, कुछ सियासी हैं कुछ नॉन सियासी हैं। इस मुल्क में इंसाफ जुडिशरी ने नहीं दिया, आम आदमी को भी नहीं दिया और सियासतदानों को भी नहीं दिया और बायस रहे हैं। और ये पहली दफ़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब वो खड़े होते जा रहे हैं और एजेंसियों के ख़िलाफ़। आम तौर पे वो यहाँ तक नहीं गए, मगर जुडिशरी की रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल फ्रैंकली इट इज़ टेरेबल। किसी को एतमाद नहीं है जजेस में, इसीलिए ये मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस किस्म की रेपुटेशन उनकी हो चुकी है एज एन इंस्टीट्यूशन, ये नहीं कि किसी एक जज की है तो वो तो है, जजेस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि फ़लाना जज जो है ये है ये। मगर ये आम जो बात चलती है कि जी अगर कोई आपका केस है तो वकील ना करे जज कर लें, मतलब ये क्यों ऐसी बातें चलती हैं? इसीलिए चलती है ना कि एतमाद नहीं है। वो समझते हैं करप्शन जो है वो बिल्कुल जुडिशरी में भी उसी हद तक पहुँच चुकी है। अच्छा, अब इस माहौल के अंदर जहाँ इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है और जुडिशरी बिल्कुल एक सियासी जमात की तरफ मेजॉरिटी, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, झुक रही है और उसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके के साथ जिससे कि पहले यही जुडिशरी सुपीरियर जुडिशरी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ खड़ी थी, ठीक। अच्छा, उस वक्त भी जब इसके ख़िलाफ़ खड़ी थी तो उस वक्त इमरान खान साहब को
प्लान था ना, प्रोजेक्ट इमरान खान। तो ये जो प्रो इमरान खान जुडिशरी है ये तो काफ़ी अरसे से अपना काम कर रही है। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि काजी साहब का रोल देख लें आप। काजी साहब लोग जो याद रखते हैं कि काजी साहब बड़े दलेर जज थे, इन्होंने एजेंसियों को टैकल किया फैज़ाबाद धरने के ऊपर, ऐसे ही है ना, और रेफरेंस भी फेस किया और बहुत इनकी शोहरत हुई जी। मेरा ज़ाती तौर पे तो कोई काजी साहब से लंबा चौड़ा सलाम दुआ नहीं है। अच्छा। मुलाकात है, एक आध कॉन्फ्रेंस पे भी हम इकट्ठे थे, और बड़े नहायत शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हैं। मगर मेरा इख्तलाफ इनके साथ उस वक़्त हुआ था जबकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे ये खड़े थे। कब? हाँ, लोगों को याद नहीं है, वो हुसैन हक्कानी साहब का केस था। ओहो, हाँ, या आई रिमेंबर, हाँ, मेमोगेट, यस, मेमोगेट में काजी साहब को अपॉइंट किया गया जी, था जी, जी। जज। उस वक्त वो उधर मंसूर एजाज साहब थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे हुसैन हक्कानी के ऊपर, क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, सब कुछ किया, और काजी साहब बड़े उस वक्त आगे बढ़ के इन द सर्विस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये लगे हुए थे करने। और मैं बड़ा हैरान था कि क्या हो गया है, काजी साहब इतने भी मोर लॉयल देन द किंग क्यों हो गए। मगर मैं समझता हूँ कि वो उसका वजह एक थी कि ही इज़ ए पेट्रियट, मुहिबुल वतन है, बड़ा सख्त। तो उन्हें तकलीफ हुई होगी जब उन्होंने सुना कि ऐसी कोई बात हो रही है। जो उस वक्त इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, इल्ज़ाम ये था कि हुसैन हक्कानी साहब ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के जरदारी साहब के कहने के ऊपर या इशारे के ऊपर डिस्टेबलाइज, उस वक्त की आर्मी लीडरशिप को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। तो हो सकता है कि इनकी जो पेट्रियटिज़म थी, जो मुहिबुल वतनी का जो इजहार था, तो इसीलिए काजी साहब ने एग्री किया कि मैं इस ट्राइब्यूनल या इस कोर्ट को करूँगा। तो मैंने तो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। इसी तरीके के साथ जब ये खड़े हो गए फैज़ाबाद वाले इशू के ऊपर, तो मैंने इनको फिर सलूट किया। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई कि इनका जो आप समझे कि डाउनस्लाइड जो आई, डाउनस्लाइड आई कि जब ये सिंबल वाली बात आई जी। अच्छा, ये सिंबल वाली बात भी उसी किस्म की बात थी जैसे इकामा था। इकामा भी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर उड़ा दिया, सिंबल को भी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर उड़ा दिया। अच्छा, लोग ये समझते थे कि वो जो जजेस थे जिन्होंने इकामा के ऊपर किया वो तो 100% दे वर बायस्ड जजेस, एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ। यहाँ कोई नहीं ये समझता था कि साजिश के तहत कुछ होगा इस इशू के ऊपर। अलबत्ता ये ज़रूर था कि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा प्रेशर होगा, था या नहीं मैं नहीं कहता, मगर होगा। तो इसलिए काजी साहब इस जजमेंट के बाद डिफेंसिव पे चले गए। अच्छा, अब उन्होंने जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट फॉलो किया है, स्पिरिट नहीं फॉलो की कानून की। अच्छा। मगर जब ये बात होती है जुडिशरी की तो हमेशा बात ये होती है वर्सेस स्पिरिट, कि यार अगर आप कानून देखते हैं एक टेलीस्कोप के साथ, सॉरी एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, तो आपको लफ्ज़ी कार्रवाई जो है टेक्स्ट नज़र आती है, उसके ऊपर आप जजमेंट देते हैं। ठीक। और अगर आपने एनके पहनी हुई और दूर से देखते हैं कानून क्या है, तो फिर आप बड़ी लार्जर पिक्चर भी देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं आता, एक बड़ी और भी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। तो कुछ जजमेंट्स होती हैं आयशा जो कि टेक्स्ट के ऊपर होती है, कुछ जजमेंट्स होती हैं जो स्पिरिट के ऊपर होती हैं, कानून चाहता क्या था, इंसाफ होता कैसे। ठीक, सिर्फ टेक्सचुअल इंसाफ अलग और जनरल इंसाफ जो है वो भी देखना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई। अच्छा। इसीलिए अब बाकी जजेस जो हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। और उसमें दो किस्म के जजेस, एक वो जो कि बिल्कुल प्रो इमरान, उनको तो अब बेंचेस में ज़्यादातर पे अपॉइंट नहीं किया जा रहा, और एक वो जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट थे जिनको अब बेंचेस में खड़ा किया जा रहा है, बिकॉज सारे केसेस इमरान वाले हैं। मगर मसला ये बन गया है कि ये जो इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जजेस हैं ये सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। अब आजकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना इज़ बीइंग प्रो इमरान। तो ये प्रॉब्लम बन गया है। अब तलाल चौधरी जब अटैक करता है तो समझ आती है कि वो क्यों अटैक कर रहा है, पहली बात। इसलिए आज जो सूरत हाल बन रही है ये कंटेम्प्ट वाली, मैं ये समझता हूँ कि ये केसेस नहीं चल सकते। कंटेम्प्ट आपका केस उस वक्त चलता है आयशा जब आपकी हो, और अगर आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता तो कंटेम्प्ट क्या, इसका ये मतलब है आपको तो वैसे ही इन कंटेम्प्ट, सारी कौम आपको इन कंटेम्प्ट रखती है। अच्छा। तो फिर ये कहने के साथ क्या फ़र्क पड़ गया। अगर आपकी इज्जत करता है तो फिर कंटेम्प्ट होती है ना, कि आपने तो मुझे, मैं तो एक इज़्ज़त वाला आदमी हूँ, सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है, और आपने मुझे मेरे ऊपर ये कह दिया, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट आजकल के माहौल के अंदर
आर्मी चीफ के ऊपर भी कंटेम्प्ट हो रही है जो आज तक कभी नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो पहले दिन से होती रही है, ठीक है जी। अब जजेस के ऊपर भी हो रही शुरू हो गई। तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये अब सोशल मीडिया की वजह से और जो ये आज़ादी आई है उसके साथ कि लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है और अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। पहले लोग ख्यालात का इजहार नहीं करते थे और जुडिशरी इतनी एक्सपोज नहीं हुई भी थी। पहले इस्टेब्लिशमेंट इतनी एक्सपोज नहीं हुई भी थी, बिहाइंड द सीन्स करती थी काम और कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दाग नहीं लगा था। वो सेक्रेड काउ थी, अब वो सेक्रेड काउ नहीं रही। इसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेक्रेड नहीं रहे। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये मामला चलेगा। मगर अफसोस किस बात का, अफसोस इस बात का है कि रियासत के बाकी इदारे भी, ब्यूरोक्रेसी भी होगी ना उसके अंदर, मीडिया भी, हम सब का वही हाल है। आवाम हमें कंटेम्प्ट में रखती है, हम झूठ बोलते हैं, हम करप्ट हैं, हम पैसे खा जाते हैं, हमारे मौक़िफ़ जो है वो बदलता रहता है, जैसे हमारे मफाद में है या मफाद में नहीं है। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम समझती है बात को। मैं ये कहता हूँ कि आवाम समझती है मीडिया इज़ करप्ट, मीडिया इज़ डिसऑनेस्ट। आवाम समझती है ब्यूरोक्रेसी इज़ करप्ट, ब्यूरोक्रेसी इज़ डिसऑनेस्ट। और जुडिशरी का तो काफ़ी अरसे से कहते हैं इंसाफ तो हमें मिला नहीं, कभी मिला ही नहीं, तो वो भी कंटेम्प्ट। ये सब सारे इदारे इस वक्त और माशरे के अंदर जो कि रियासत जिसे आप कहते हैं, रियासत की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इसीलिए जनरल मुशर्रफ ये कह सकता है और भी फौजी ये कह सकते हैं कि आइन क्या है, एक कागज़ है वो पढ़ा जा सकता है। एटीट्यूड। तो ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इदारों के अंदर, इदारों के अंदर अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आप समझे कि हर इदारे के ऊपर आवाम जो है, जो कि जिसका सिर्फ और जमहूरियत का जो सतून है वो जो है वो अगर कंटेम्प्ट में रखा जाएगा तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। तो आवाम इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर जज हजरात कंटेम्प्ट के केसेस के ऊपर सजाएं देनी शुरू कर दें, अच्छा, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी और ये बिल्कुल कैरी नहीं चलेगा। चले आप ये बताएं कि काजी फायज़ी साहब को देखते हुए, जिन्होंने इससे पहले रऊफ़ हसन साहब के टाउट कहने को भी इग्नोर किया, जैसे आमिर फ़ारूक के हवाले से भी रऊफ़ हसन साहब ने रिमार्क्स किए थे, ऐसे उस पर भी कुछ नहीं किया और ना ही उन्होंने एक कमिश्नर साहब जिन्होंने धांधली का इल्ज़ाम बराह रास्त लगाया, कुछ भी नहीं किया। ये काजी फायज़ी साहब फैसल वावडा साहब को सजा सुना सकते हैं कंटेम्प्ट में? देखिए नहीं होगा कुछ भी। क्यों? अच्छा। आपने खुद ही बता दिया कि इससे ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ऊपर लगे हैं। आज चीफ जस्टिस क्या कह रहा है? आज चीफ जस्टिस ने, आपने सुनी उनकी बयानियाँ कि जी मेरे खिलाफ तो जो मर्जी कह लें, मेरे इदारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना कहें, मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए खड़ा हूँ। अरे भाई, आप इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन ही तो करप्ट है या आपकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो लोग कंटेम्प्ट समझते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये अवाम का एक तासुर है। तो आप किस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, अब बात यह है कि अगर इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो देन इंस्टीट्यूशन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बाय दीज केसेस। आप इंसाफ देंगे, आपकी इंस्टीट्यूशन से इंसाफ की तवक्को है। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, क्योंकि इंसाफ पहचाना जाता है आयशा, हर बंदा पहचानता है कि इंसाफ मिला या नहीं मिला। जिसने गलत काम भी किया होता है ना, जब उसके खिलाफ केस जाता है तो सबको पता होता है कि केस सही मेरिट के ऊपर इंसाफ मिला किसी को या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ काजी साहब ने इसको जो बेंच बनाया है तो इसीलिए बनाया क्योंकि एक दो जजेस इस वक्त थोड़े से गुस्से में हैं वहाँ। अच्छा, अंदर से भी दबाव है सुप्रीम कोर्ट के? अंदर से भी कुछ लोग, अब देखिए ना, अब कुछ लोग खड़े हो गए हैं एजेंसियों के खिलाफ। तो काजी साहब फिक्रमंद है, मेरा ये असेसमेंट है कि काजी साहब फिक्रमंद है कि ये बात को अगर रोका ना गया और जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट का क्लैश हो गया तो फिर तो तबाही है इस मुल्क में। यही तो दो इदारे हैं जो कि एक आइन को प्रोटेक्ट करते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, एक आइन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपस में नेशनल सिक्योरिटी और आइन का क्लैश हो जाए तो देन देयर इज नो नेशन, देयर इज नो नेशन स्टेट। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो मैं इसलिए ये समझ रहा हूँ काजी साहब इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जजेस को भी ठंडा किया जाए, एस्टैब्लिश को भी समझाया जाए कि पीछे हटो, आप लोग बहुत आगे आ गए, आप बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को कंट्रोल करना। अच्छा। उधर आवाम लगी हुई है, सियासी जमातें लगी हुई हैं, उनके भी अपने दुख रोने सो ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये उन्होंने बेंच बनाया और खुद आ गए उसके अंदर। ये तवक्को नहीं थी कि खुद आएंगे, क्योंकि लगता ऐसे था कि जिस जज के खिलाफ बातें हो रही हैं
जी, वो बुलाएगा, वो आएंगे। वो, हाँ। अच्छा उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया कि वो बाबर सत्तार ना किसी और को बुला ले, कियानी साहब ना किसी और को बुला ले, अच्छा। अतर ना किसी और को बुला ले। अच्छा। और ये आजकल जिस मूड में है कुछ कर वर न दें। हाँ। फिर ये जैसे कहते हैं ना कि वो लाल लाइन जो है वो क्रॉस हो जाएगी, फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हिट बैक करेगी। अभी तो लोग ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम आ गई है जुडिशरी के साथ, तो कल को एस्टैब्लिशमेंट की ए टीम आ गई तो क्या होगा? अब अल्लाह रहम करे, अगर ये बी टीम ये कर रही है तो ए टीम क्या करेगी? पता नहीं ए टीम का कौन लोग हैं और ए टीम के अंदर क्या क्या होता है। हाँ। तो इसलिए this thing has to stop. The clash between establishment and judiciary has to, इनको हटाना। Clash of the Titans। आपने उसको तो काजी साहब मैं समझता हूँ इस वक्त उस स्टेज में है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल हो जाए, किसी तरह रुक जाए। और ये बुला लिया फिर पोस्टपोन कर दिया। देखे ना आप 5 तक चला गया, 5 तक चला गया। फिर आगे एक हियरिंग होगी, उसने कहा जी ट्रांसक्रिप्ट्स लेके आए, कोई ट्रांसक्रिप्ट ठीक नहीं निकलेगी, कहेंगे चलो फिर जाओ ठीक करके ले आओ। जैसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ना, और फिर 2 हफ्ते के बाद, और मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त अभी तक अनरिजॉल्व्ड कंटेम्प्ट केसेस पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था फॉर कंटेम्प्ट, एक आदमी तो रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं। उस वक्त के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, बड़ी उनकी इज्जत लोग करते थे, उनका नाम था अर्देश्वर कावस जी, मरहूम अब। तो उन्होंने ठीक ठाक सुप्रीम कोर्ट की क्लास ली थी और तो बुला लिया उनको। तो वो गए, उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, की कर लोगे? अच्छा। बड़े परेशान हो गए ये लोग, अब क्या करें। वो 80 ईयर्स ओल्ड प्लस, उनकी बड़ी इज्जत थी। अच्छा तो खैर एनीवे वो बड़ा हुआ, तो ये पहुँचे, इन्होंने जाके फिर फाइनली 2-3 के बाद फिर बुलाया इनको, फिर गए, बड़ी उनकी इज्जत। उन्होंने फिर जाके कहा कि जी तुसी मेरे खिलाफ तो केस कर ही नहीं सकते तुम। तो अब बात यह है कि आई होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। उन्होंने वहाँ खड़े होकर कह दिया कि हाँ हाँ मैं तो कंटेम्प्ट में रखता हूँ आपको, करो मेरे खिलाफ क्या करना है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी जजेस हजरात ने एक किस्म की मेटाफोरिकली, और कहा सर तुम चले जाओ, सानू माफ करो, सर चले जाओ, तुम चले जाओ। तो बात ये केसेस तो बड़े पड़े हुए हैं वहाँ। ठीक है। तो ये आज भी कोई कह सकता है कि जी क्यों इतनी जल्दी क्या मेरे ऊपर आपने कंटेम्प्ट लगाया? वो जो पहले केसेस पे ने उन्होंने तो कटो, तो चलाओ ना पहले, उन्होंने तो फैसले करो। अच्छा। तो ये इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आज के माहौल के अंदर आर मीनिंगलेस। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि फैसल वावडा साहब जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस अंदाज के हैं, मुश्किल होगा उनको सज़ा देना। ये भी नहीं सज़ा मुश्किल क्या, अनटचेबल जैसे होता है। अरे नहीं, देखिए सज़ा देना आज देना चाहें, अगर एक सिग्नल देना चाहें तो सज़ा तो हर किस्म की होती है ना। 6 महीने भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कंटेम्प्ट में कि नौयत डिपेंड करता है। मगर एक और भी तो सज़ा होती है ना, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। वो जैसे क्या आपको सज़ा दी है, जब तक कोर्ट बैठा है आप एक क्रिमिनल बन चुके हैं, जब हम उठ के जाएंगे तो आपकी सज़ा खत्म हो जाएगी, तो वो एक कन्विक्शन आ जाती है, मोहर लग जाती है कि यू आर कन्विक्टेड। हाँ, तो सज़ा तो 1 सेकंड की भी सज़ा ही होती है, ज़ाहिर अलामती होती है, सिंबॉलिक सज़ा दे दी अदालत ने और आप सज़ावार हैं, कन्विक्शन हो गई। अच्छा, तो बात ये है कि क्या ऐसे होगा, आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल है कि ये जो कंटेम्प्ट वाला इशू है ना जी, ये इसमें अब अहमियत नहीं रही, क्योंकि हर बंदा उठ के कंटेम्प्ट कर रहा है। और वो सही कह रहा है फैसल वाडा को, भाई की हो गया जो बाकी लोग ने जिन्होंने कंटेम्प्ट की थी उन्होंने बुलाया नहीं तुसी, तो मुझे तुसी क्यों बुला रहे हो? तो इसलिए ये बात नहीं जाएगी ज़रा दूर। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से आपने कहा कि काजी फैज़ल साहब कोशिश करेंगे कि डैमेज कंट्रोल हो जाए और जो बराह रास्त किए जा रहे हैं उनका सिलसिला रुक सके। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। लंबा हो गया। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, गंडापुर साहब का गंडासा ये एक नई फिल्म बन रही है। अच्छा? इस वक्त केपी के लेवल पर 15 दिन के लिए ये चलेगी। 15 दिन? हाँ, सिनेमाघरों में। Why not for a month? 15 दिन की मोहलत है अभी इब्तदाई तौर पर। अच्छा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन 15 दिन की मोहलत देते हुए गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। ये देखें, कश्मीर को लेकर ये बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, वो तो बात की बात है, वो भी आते हैं। हाँ। मगर बात तो सही कह रहे हैं कि एक दिन में हवा निकल गई। हाँ। फेडरल गवर्नमेंट की भी, वहाँ की लोकल हुकूमत की भी, और उनके पीछे जो खड़े हैं सबकी हवा निकल गई ना। और इतनी हवा निकली है कि
23 अरब रुपया देना पड़ गया, वहाँ भी निकल गई, और 23 अरब रुपया भी देना पड़ निकल गया। और सबसे ज़्यादा बड़ा खर्च फिक्र ये है कि और जगह पे भी लोग खड़े हो गए। अगर ताजर हजरात यहाँ खड़े हो गए लाहौर में, जब आप उनसे टैक्स लेने जाएंगे और लाहौर को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा। और अब तो आपने एक जैसे कहते हैं ना, एक कॉपी कैट स्ट्राइक्स की इजाज़त दे दी है कि जब भी कोई स्ट्राइक करेगा 2-3 दिन और लड़ाई झगड़े होंगे तो आप फ़ौरन पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएंगे। तो ये तो बहुत बुरा फ़ैसला था, और बहुत पहला फ़ैसला कि रेंजर्स को भेजना और लड़ाई करना इंस्टेड ऑफ नेगोशिएशंस एंड टॉक्स, दैट वाज अ बैड डिसीजन। और उसके बाद फिर ये बंदे जो मारते वो भी बैड डिसीजन, और फिर ये 23 बिलियन देना ये भी बैड डिसीजन। ऑल 3 बैड डिसीजंस, और इसमें गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व एंड सो वाज द एस्टैब्लिशमेंट। ये जो साहब हैं ये सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वहाँ आपकी आवाज़ निकल गई तो यहाँ हम अगर हमारे साथ टक्कर ली तो क्या करेंगे। देखिए, ही इज़ राइट, वो सही बात कह रहे हैं। आज अगर पी में जो कि 99% इमरान खान है, ना 80% या 70% नौजवान तबका, जिस किस्म की बातें ये लोग करते हैं, तो ये अगर वहाँ इन्होंने इस किस्म की स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये वहाँ के जो गवर्नर साहब गए हैं, कुंडी साहब, ही डजंट इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही हैज़ नो पावर। और ये जो धमकी है कि जी हम रेंजर्स ले आएंगे, ये अब कोई धमकी नहीं रही। ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वी आर हेडेड फॉर अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और ये जो है ना कि जी फोर्स के ज़रिए हम कंट्रोल कर लेंगे सब कुछ, ये नहीं होगा। और गंडापुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट अप्रिशिएट गंडापुर साहब ऑन मैनी ओकेजन्स, बट बात वो सही कह रहे हैं। प्रोविंस के जो पैसे हैं, जो उनके पैसे उनको मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गंडापुर साहब इज़ जेन्युइनली इलेक्टेड, फेयरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है। और तीसरी बात यह है कि अगर उनके जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं तो उनको गवर्नर साहब वहाँ के जो हैं वो धमकियाँ मत दें। गवर्नर साहब की कोई हैसियत नहीं है। आज अगर गवर्नर साहब का रोटी पानी बंद कर दे चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर कांट डू एनीथिंग। और ये जो धमकी है हम गवर्नर्स रूल लगा देंगे, हम ले आएंगे, रेंजर्स ले आएंगे, ये अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है इस किस्म का। ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप धमकियाँ दे के गवर्नर्स रूल लगा देते हैं और अदालतों में फिर घूमते हैं कि जी रेस्टोरेशन हो। यहाँ आवाम इज़ इन अ नास्टी मूड। तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप बाय फोर्स या आप बाय धमकी या आप केसेस कर करके जो लोगों के हकूक़ हैं उनको आप ख़त्म करेंगे। तो गंडापुर साहब पैसे मांग रहे हैं जो कि उस प्रोविंस का हक है, उनको वो पैसे मिलने चाहिए। एक वक्त पे शहबाज शरीफ साहब वादा भी कर लेते हैं, कह देते हैं भाई कि हिसाब किताब करके इनके वाजिबात दें। मोहसिन नकवी साहब मिलने चले जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से, फिर ये कोर कमांडर हाउस पे भी इनके जाके मीटिंग्स की इत्तला थी। अब तो कोर कमांडर भी चेंज हो गए, लेकिन बात यह है कि रिजॉल्व होने की तरफ मामलात क्यों नहीं गए, और ये 15 दिन में क्या हो जाएगा? वफाकी हुकूमत तवज्जो दे देगी इन धमकियों के बाद? पहले गंडापुर साहब ने ये कहा था ना कि अगर मेरी बात ना मानी बिजली के ऊपर और लोड शेडिंग के शेड्यूल जो है जैसे मैं कह रहा हूँ तब्दील ना किया तो मैं खुद जाके और जहाँ बैठ जाऊंगा और अपना करवा लूंगा। तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो खुद पहुंच गए और जाके करवा लिया। ऐसे ही है ना। देखिए, द चीफ मिनिस्टर हैज़ फोर्स, और ये चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ प्रोविंशियल रियासत जो है उसकी फोर्स नहीं, आवाम की भी पीछे इनके साथ है। ये याद रहे कि ये वही लोग हैं जो कि ज़मान पाक में लाहौर में आ गए थे और आके खान साहब को घिराव करके बचा लिया था। आपकी पुलिस इवन जीबी से आ गए थे। तो बात ये वो जज्बा है। अगर आपने इनको छेड़ा तो बड़ा मसला बन सकता है। तो क्या करें फिर? फौरी मुज़ाकरात, इंसाफ, एंगेज करें। और देखिए, अब ये ऐसे मामला चल नहीं सकता आयशा, जिस तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खान साहब एक चोरी के वोट के ऊपर आके बैठे थे। कितनी देर? 3.5 साल चली, ज़्यादा देर नहीं चली ना, नहीं ना चली। बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि अब जो हालात हैं उससे भी ज़्यादा सीरियस है, उससे भी ज़्यादा घपला हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया जाए टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़, मैं ये समझता हूँ ये जो इनिशिएटिव है ये शहबाज शरीफ साहब से नहीं आ सकता। फिर ये सिर्फ दो लोग हैं इस मुल्क में जो इसको कर सकते हैं, और तीसरा बंदा है जो कि
इसके ऊपर अंगूठा लगा सकता है। इनिशिएटिव लेने वाले नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। अच्छा। और इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने वाले आसिम मुनीर साहब हो सकते हैं। अच्छा। और फाइनल अंगूठा लगाने वाले इमरान खान साहब हो सकते हैं। Okay. ये 3 लोग हैं जो कि मामले को तय कर सकते हैं, ठंडा कर मगर सकते हैं। ठंडा नहीं तय करना पड़ेगा, ठंडे वाली बात अब गुजर गई है। अच्छा। हाँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर हम बातें करेंगे आगे जाके। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर तो ख़त का भी कंटेंट आया सामने कि इमरान खान साहब ने कहा है वो आर्मी चीफ को कश्मीर के मामले पे ख़त लिखेंगे कि फ़ौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक सीरियस कंसर्न आज़ाद कश्मीर सीरियस कंसर्न है। मैं आपको बता दूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके जो फैसले हुए हैं वहाँ वो इस गवर्नमेंट ने नहीं किए। आप समझ रहे हैं? जो कुछ जब कश्मीर, मैं कहना नहीं चाहता, जब चिंगारी लगी हुई थी, मैं नहीं कहता जल रहा था, वो तो फिर इंडियन एजेंट्स कहते हैं, चिंगारी लगी थी, एक स्पार्क था। मोहसिन नकवी साहब तो आयरलैंड बैठे क्रिकेट देख रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फैसले कहीं और होते हैं और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता क्या फैसला हुआ। हाँ, वट उन्होंने 18 अमेंडमेंट का रीज़न दिया कि उसके बाद कश्मीर के मामला अलग हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी जब उनसे कहा गया। कश्मीर के मामला अलग वक्त कोई नहीं है। अच्छा। कश्मीर इज़ नॉट एन ऑटोनमस थिंग, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रैंकली इस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है कश्मीर के बारे में, बिकॉज सबसे ज़्यादा साबोटाज इंडिया की जो है वो उस इलाके में है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कड़ी नज़र रखती है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसको आना है किसको नहीं आना, ताकि हाथ से ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना हो कि कोई साजिश शुरू हो जाए वहाँ मुल्क के ख़िलाफ़। तो मगर ये है कि अब बलूचिस्तान में भी आपको इसी किस्म का मसला आपको नज़र आ रहा है। अब पहले आपको फाटा में भी आ रहा था ना, और अभी ख़त्म नहीं हुआ वो, अभी भी वहाँ वही नारे लगते हैं जो पहले लगते थे। मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता वो नारे। और अब आज़ाद कश्मीर में ये बात शुरू हो गई है, कल को गिलगित में शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे आप? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये इस वक्त लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, रास्ते हल निकालने चाहिए। और अगर अपनी ज़ात को और अपने प्रोफेशनल करियर को कुर्बानी देनी है तो देनी चाहिए मुल्क के लिए। ठीक है। जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुक़ निकल रहा है इस कशीदगी का, वो सबूत दिखाएंगे, तो जल्द इंतज़ार करेंगे कि अगर वाकई चिंगारी को वहाँ आग बनने में मदद भारत की तरफ से मिल रही है तो सबको पता चलना चाहिए ये बात भी। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊँ आयशा, ये अवाम कंस्पिरेसी थियरीज नहीं अब मानती। अच्छा। कि हर चीज़ में भारत का हाथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की पूरी कोशिश है कि आग लगाई जाए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लड़ाई झगड़े कराए जाए, इसमें स्टेटेड पॉलिसी है उनकी जी। और एविडेंस भी है कि टेररिज्म जो हो रही है उसके पीछे एक जो हाथ है वो उनका है। मगर क्या ये जो फौरी तौर पे जो हुआ है वहाँ, ये इसमें कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन है या कोई रॉ का हाथ है? मैं नहीं समझता। देखिए, उनके जो 10 डिमांड्स हैं, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़े हैं मैंने पढ़े हैं। अच्छा। उनमें से 3-4 तो बड़े फेयर डिमांड्स हैं, 1-2 ऐसे हैं जो कि वो प्रोपागेंडा के तौर पे किए जाते हैं और वो एक प्रोपागेंडा पॉइंट बनाया जाता है। जो फेयर डिमांड है वो यही है कि बैकवर्ड एरिया पॉलिसी पहले यही थी कि बैकवर्ड एरिया को सब्सिडाइज किया जाए, बिजली भी सस्ती मिलती थी, आटा भी सस्ता मिलता था। अब IMF ने आके कहा ये सब बंद करें, बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड आप कंसिस्टेंसी करें। ये इस गवर्नमेंट की मजबूरी है, उनको करना पड़ रहा है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली एक वहाँ की आदतें पड़ी हुई हैं कि हम स्पेशल हैं, हमने बड़ी हैं और इसलिए हमें स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग दुनिया में पहुंच गए हैं, वहाँ से पैसे बेचते हैं, हमारा बहुत बड़ा हक है, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे आप अदालत हुकूमत के लिए नहीं भेजते, पैसे आप अपनी फैमिलीज़ के लिए भेजते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। आप भेजें या ना भेजें, गॉट नथिंग टू डू विद योर पेट्रियटिज्म। मगर अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज़ाद कश्मीर इज़ इन द लाइन ऑफ फायर, इट इज़ ऑन द बॉर्डर, इट इज़ द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, आप क्लेम कर रहे हैं कश्मीर का हिस्सा। तो ये और बहुत जंग हुई है इसके ऊपर, तो सेंसिटिव तो है ना। तो क्या है, 23 बिलियन रुपीस क्या था? अगर आप ये ना छेड़ते, ये जो रहने देते, तो क्या था? तो आखिर में करना पड़ गया ना। अब जब आपने किया है, तो मैं अभी एक्सप्लेन किया कि गलतियां की हैं ये सारी। तो अब बात ये है कि एक उनका डिमांड ये है कि जी क्योंकि पानी जो है वो आज़ाद कश्मीर से जाता है और तो हमें स्पेशल रेट्स मिलने चाहिए। बिजली क्योंकि इतने किलोवाट्स
या मेगावाट्स जो डैम्स हैं वहाँ उनके ज़रिए बनती है, तो इसलिए हमें सस्ती मिलनी चाहिए। तो बलूचिस्तान भी ये कहता है गैस, सुई गैस निकलती है सुई से, तो पहले हमें मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके के साथ सिंध में जो सुई सदन और सिंध में जो गैस निकली है वो सिंधी कहते हैं, पहले हमें मिलनी चाहिए। तो फिर ऐसे तो रह जाएगा ना सारा खाता। पंजाब से नहीं कोई ऐसी डिमांड आती? पंजाब ना पानी पंजाब बनाता है, ना गैस पंजाब से निकलती है, ना तेल पंजाब से निकलता है। हाँ। मगर सारी जो कारोबार है वो पंजाब में होता है। हाँ। अब उनको जब उनको ये पता चलता है कि जी हमारे इलाकों में से ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो आगे से उन्हें ये भी समझ आती है कि 70% पाकिस्तान की अफवाज पंजाब से है। टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है वो पंजाब से है, तो हुक्मरान तबका पंजाब से है। तो ये सारी बातें फिर इकट्ठी हो जाती हैं। जब आप एक फैमिली के अंदर रहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं बनता। मगर जब लड़ाई झगड़े असासों के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो फिर लोग रिश्तेदारियाँ नहीं देखते। इसी तरीके इसीलिए सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी बनते हैं और नए ब्रेकअप्स भी होती हैं मुल्कों की। तो बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी रूलिंग एलीट, तो सोचना चाहिए इनको। ठीक है। स्वाट है सारे मामले का, आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है उसी को सामने रखते हुए केपी के पास है ऑन ऑफ का स्विच। अली अमीन गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट और इस पर सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो मुल्क में उठ रहे हैं। देखते हैं इसको फौरी तौर पर कौन एड्रेस करता है। सेठी साहब ने तो दे दिया रास्ता। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालात अच्छे खासे सवाल हैं। इनमें से सबसे पहले कराची से अली साहब क्या जानना चाह रहे हैं? इमरान खान की दौरे हुकूमत में आखिरी कुछ मंथ में आप कहते थे कि अब जो है वो पानी चूल्हे पे रख दिया गया है, और फिर आपने कहा था कि अब भाप बनना स्टार्ट हो गई है, और फिर आपने कहा था कि अब ये पानी के अंदर बुलबुले निकलना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी। हुकूमत की तरफ जुडिशनरी का हाथ जो है थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पानी जो है उसमें थोड़ी थोड़ी सी भाप बनना स्टार्ट हो गई है? ये कैसी भाप है? पाजी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। पानी उबलना शुरू हो गया है। वाह। अभी भाप नहीं बनी, अच्छा। पानी उबलना शुरू हो गया है। और आपने बहुत सही टाइम पे इस चीज़ को पकड़ा है। मैं 1 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो एक क्लैश बन रही है बिटवीन जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो ना इधर की है ना उधर की है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है सारी बदनामी उसकी है, मगर ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और की है, मगर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी वो ले नहीं रहे हैं। सारी जो बदनामी इस हुकूमत की हो रही है, फैसले कोई और कर रहा है, और वो समझते हैं कि नून लीग जो है वो फारग हो रही है। पहले भी आपने इलेक्शन में देखा जो हशर हुआ उनका, और अब अभी आज अगर कोई इलेक्शन हो तो अल्लाह ही रहम करे। तो आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होनी है, कितनी देर तक नहीं करेंगे। ये 5 साल वाली बात तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मियाँ साहब ने अपनी जो मौक़िफ़ है उसको आगे बढ़ाया। मेरा ख़्याल है उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की बात माननी पड़ेगी, हमारी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और थी कमज़ोर। और इमरान खान का खौफ था कि वो तो आके 1 पार्टी सिस्टम बनाएगा, सबको वापस जेलों में डाल देगा, और ये एक फाशिस्ट हुकूमत आ जाएगी यहाँ, तो ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो चुप कर गए। शहबाज साहब बन गए, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वैसे ही कैबिनेट्स बन गई एंड सो ऑन। उसके बाद जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती रही, शहबाज साहब यस सर करते रहे, मगर जितना वो यस सर करते हैं उतनी बदनामी होती है। और क्योंकि अब सारी बेशतर लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, तो इसलिए इस गवर्नमेंट के लिए तो कोई क्रेडिबिलिटी रही कोई नहीं। ये तो ऐसे है कि जैसे लोगों के जहन में यही है कि ये गवर्नमेंट तो रबर स्टैम्प गवर्नमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट सामने आए, सामने इस्टेब्लिशमेंट आती नहीं है, मगर अभी हाल ही में 1-2 उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसके साथ वो सामने आ गए हैं। हालांकि मेरी ये मौक़िफ़ था कि बिल्कुल सामने नहीं आना चाहिए था उनको। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आई डोंट थिंक वो एक मिस्टीक होती है इस्टेब्लिशमेंट की, कि पता नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, कौन है इसके पीछे। मगर जितना आप सामने आएंगे उतनी आपकी मिस्टीक ख़त्म होती है, और वो आपका जो पावर है वो उतना कम होता है। उसकी जो ऑ है, शॉक एंड ऑ जो उसकी क्वालिटी है वो नहीं रहती अगर आप सामने आ जाते हैं। तो बिहाइंड द सीन्स बेहतर होता है, मिस्ट्री रहनी चाहिए।
फेसलेस। मगर जब इस्टेब्लिशमेंट का फेस नज़र आ जाता है तो फिर उसके बाद अटैक आनी शुरू हो जाती है, पॉइंटेड अटैक। तो अब बात ये आपसे, मियाँ साहब ने सबसे पहला कदम जो उठाया है वो यही उठाया कि अपने केसेस ख़त्म कराए। उसके बाद सेकंड के उन्होंने ये किया कि मरियम को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने बिल्कुल अपनी क्लेम ऑन प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी। उन्होंने कहा ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है शहबाज साहब को, ले लें आप शहबाज को, शहबाज साहब जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती है आप कर लें। इन रिटर्न उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो मरियम लेगी। सो ये करवा के उन्होंने मरियम को इस्टेब्लिश कर दिया पंजाब में। एंड मरियम इज़ डूइंग ए गुड जॉब, अवामी काम कर रही हैं इस वक्त। जो मर्ज़ी आप कहें, वो दिन रात वो अवामी काम कर रही हैं। अच्छा, अब ठीक है, कोई लंबी चौड़ी उन्होंने प्लानिंग नहीं की कि अगले 4 साल में क्या करना है क्या नहीं करना, मगर जिस किस्म की हमदर्दी है शो कर रही हैं, जिसका बड़ा मजाक PTI वाले उड़ाते हैं और एंटी मरियम। बट द फैक्ट इज़ जो भी छोटे छोटे वो काम कर रही हैं उसकी बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। तो मियाँ साहब ने मरियम को भी इस्टेब्लिश कर दिया, इसीलिए वो साथ साथ चलते थे उनके, ताकि उनसे कोई गलती ना हो। और अभी भी बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं उनके साथ। और जब घर में मुझे पता है इस बात का कि ठीक ठाक डिस्कशंस होती हैं इश्यूज़ की, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं प्राइवेट में, और वहाँ डिस्कशंस चलती हैं। अभी हाल ही में मियाँ साहब के दोनों साहिबजादे भी आए हुए थे, और तो फैमिली में डिस्कशंस होती थी। एंड मरियम बड़ी इज़्ज़त करती है अपने वालिद की, उसकी एक्सपीरियंस भी बहुत है। अब मियाँ साहब ने अगला स्टेप ये था कि प्रेसिडेंसी वापस पार्टी ली जाए, क्योंकि लोग ये कहते थे ये तो नवाज़ की पार्टी नहीं है, ये तो शहबाज की पार्टी। शेख रशीद साहब क्या कहते थे, PMLS अलग हो जाएगी फ्रॉम PMLN, नून से शीन। ऐसे तो नहीं हुआ ना। हो क्या रहा है कि मियाँ साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पक्के करने शुरू कर दिए, और वो ये कि वो अपनी पार्टी का सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि शहबाज शरीफ साहब 4 साल काटेंगे या नहीं काटेंगे। उन्हें उनकी सियासत उनको बता रही है कि सूनर और लेटर ने नहीं रहना, और इलेक्शन होनी है इस मुल्क में, और उस इलेक्शन में बड़ा टफ टाइम मिलना है नून लीग को अगर अपनी आप इज़्ज़त ना बचाई इस वक्त। तो वो अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रेसिडेंसी वापस लेके मैं पार्टी को तो ऑर्गेनाइज करूँ, पार्टी का बयानिया तो बनाऊँ। ये जो बयानिया बन गया है IMF वाला और प्रो एस्टैब्लिश वाला, ये तो तबाही का बयानिया है। तो ठीक है, उस वक्त वो इमरान खान साहब के खौफ में हमें ये करना पड़ा कॉम्प्रोमाइज़, मगर अब बड़ा मुश्किल है इसको, और ये सूनर और लेटर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अंडर प्रेशर आ रही है दिन ब दिन। एंड द प्रेशर इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम नून लीग or any of the others, it is coming from the judiciary and it is coming from the अवाम। वही अवाम जिसने May 9 किया, वो ठीक है, अब बाहर नहीं निकलते, मगर मौका मिला, एक चिंगारी लगी तो फिर वो कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है। जैसे आपने देखा अब आज़ाद कश्मीर में, इसका कोई PTI के साथ तो कोई तल्लुक़ नहीं है, मगर इसी के तरीके के साथ अगर KP में इशू राइट्स हो जाते हैं बिकॉज आप KP गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे और वो आगे सब्सिडीज नहीं दे रही, तो फिर वहाँ भी मसले बन सकते हैं। इसलिए मियाँ साहब ने अपना बयानिया जो है ना उसको सीधा करने के लिए पार्टी का कंट्रोल अपने पास लेना चाह रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि उनका ये मौक़िफ़ नहीं है कि इसको डिस्टेबलाइज करके और सबको छुट्टी कराई जाए और ख़ुद आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं, मगर उसका जो नतीजा क्या है, उसका नतीजा ये है कि पुश बैक करनी पड़ेगी। अगर इंटीरियर मिनिस्टर, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग के पास होती तो ये आज़ाद कश्मीर वाला कभी भी नहीं होना था। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ उसी वक्त कर लेनी थी। आफ्टर ऑल आखिर में शहबाज साहब को करनी पड़ी ना, मगर वो फैसला किसी और ने कर लिया। तो यही वो कह रहे हैं जी कि फैसले आप करते हैं, भुगतते, उसके जो बुरे नतायज होते हैं वो भुगतने हमें पड़ते हैं। तो मियाँ साहब आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो कंट्रोल का जो सिंगुलर इशू है, एक तो ये है कि जजेस हजरात, आपने मेरे साथ ज़्यादती की थी, मैं वो सारी बातें बाहर निकालना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड पे आ जाएं। इसीलिए तलाल जो है वो ठा करके अब जुडिशरी को, क्योंकि वो समझता है कि जुडिशरी इस वक्त वन साइडेड हो गई है, इमरान के हक़ में, तो वो तलाल के ज़रिए वो पुश बैक आ रहा है फ्रॉम मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी। इसी तरीके के साथ पुश बैक आ रहा है कि आपने इंटीरियर ले लिया और देखिए आपने क्या, आपसे इंटीरियर कंट्रोल भी नहीं हो रहा। अगर हमारे पास होता तो शायद ऐसे ना होता। सिमिलरली आपने सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ले ली है, आप SIFC लेके बैठ गए हैं, और ठीक है आपका रोल है, मगर बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे कल को फिर स्ट्राइक्स हो जाएंगी IMF प्रोग्राम के ऊपर, कल को लाहौर के ताजर खड़े हो जाते हैं, कराची में गड़बड़ हो जाती है, इधर गड़बड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज, तो कौन संभालेगा?
हमने तो ये फैसला नहीं किया होगा, फैसले तो आपके हैं, आप फिर हमें आगे कर देंगे, फिर आप हमें कहेंगे पुलिस इस्तेमाल करो, आईजी को इस्तेमाल करो, तो फिर क्या होगा? तो ये दिस इज़ नॉट राइट। या तो हम फैसले खुद करें और उसको भुगतें भी खुद। अगर फैसले आपने करने तो आप भुगते। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। पानी उबलना, अभी वो उबला नहीं है, अभी पानी वो जिसे कहते हैं ना गर्मी आनी शुरू हो गई है। हाँ। इस वक्त देयर इज़ अ टेंशन पुश बैक बिटवीन नून लीग which is Nawaz Sharif to the establishment. There is a pushback from PTI to the establishment. There is a pushback from judiciary to the establishment. And then establishment counter pushback करेगी। अभी judiciary के खिलाफ B team quote unquote हमारे एक दोस्त वो pushback कर रही है इसी तरीके के साथ। मेरा ख्याल है कि वो और भी किस्म के पुशबैक शायद हों। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ये ना हो कि पानी उबल जाए। अगर पानी उबलने पे पहुंचा तो बाकी छोड़े मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, सबके ऊपर गिरेगा और सारे नु साड़ेगा। ठीक है, अली साहब को तसल्ली बख्श जवाब मिल गया जिससे उनकी तशफ़ी हो गई होगी। इसके साथ ही हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।